वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। शाम ढल चुकी थी। आकाश सबसे पहले घर लौटा और अपनी माँ से कुछ खाना बनाने को कहा। 2 कटोरे गर्मागर्म नूडल्स, सोयाबीन में पकाया गया मसालेदार पनीर, ताजी अचार, कुछ प्लेट नाश्ते के पकवान और कई बर्तन में रखे गए मोगरा स्वाद वाले पे। उसने फिर खाना एक खाने के डिब्बे में पैक किया, उसे अपने संग्रह थैले में रखा और पहाड़ पर ले गया। पहाड़ के बीच रास्ते में एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चे और काकी अनुराधा, जो अभी भी घूंघट में थी, पहले की तरह एकदम सीधे खड़े थे। आकाश अपना संग्रह थैला लिए उनके पास आया और सीधी बात की। आप लोगों ने श्रीमान जुबिन की शांति भंग कर दी है, उसने कहा। आप लोगों का वापस जाना ही बेहतर है। श्रीमान जुबिन आपसे मिलना नहीं चाहते। यह सुनकर दोनों बच्चे कुछ निराश दिखे, जबकि काकी अनुराधा ने बात की। कृपा करके यह संदेश पहुंचा दे। बस इतना कह दे कि एक पुराना परिचित मिलने आया है, कुछ जरूरी बातें करनी है और हमें श्रीमान जुबिन से मिलना ही होगा, उसने कहा। श्रीमान जुबिन आपके आने का कारण जानते हैं और उन्होंने न मिलने का फैसला किया है। आप चाहे कितना भी इंतजार कर ले, यह व्यर्थ होगा, आकाश ने जवाब दिया। लड़के ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, जब तक मैं श्रीमान जुबिन से मिल नहीं लेता, मैं चाहे जितना भी समय लगे इंतजार करूंगा। बगल में खड़ी लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। अगर श्रीमान जुबिन आपसे लगातार मिलने से इनकार करते रहे, तो क्या आप सचमुच इंतजार करते रहेंगे? 10 साल, 100 साल? आकाश ने जिज्ञासा से पूछा। लड़के ने अपनी गर्दन अकड़ ली और चुप रहा। वह काफी सुंदर और बुद्धिमान लग रहा था, बस थोड़ा ज्यादा ही जिद्दी था। आकाश ने मन ही मन लड़के की हट पर कटाक्ष किया। फिर तुम खाओगे क्या? उसने पूछा। मेरे पास उपवास गोलियां हैं, लड़के ने जवाब दिया। बहुत ज्यादा उपवास गोलियां खाने से तुम्हारे शरीर को नुकसान हो सकता है, आकाश ने कहा। उपवास गोलियां उन दवाइयों में से एक है जिन्हें रसायनज्ञ दैनिक भोजन सामग्री को संरक्षक तत्वों के साथ मिलाकर बनाते हैं। इन्हें गोलियों में बदल दिया जाता है जिन्हें ले जाना आसान होता है, जो भूख मिटा सकती है और रक्त ऊर्जा की भरपाई कर सकती है। ये उन साधकों के लिए एक जरूरी गोली है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या लंबे समय तक एकांत साधना करते हैं। हालांकि इन्हें लंबे समय तक खाने से साधक के रक्त ऊर्जा को नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से एक और कारण जिसके कारण खुले साधक उपवास गोलियां नहीं खाते, वह यह है कि वे सस्ती नहीं होती। उनका उपयोग भूख मिटाने के लिए करना किफायती नहीं है। लड़के ने फुसफुसाया, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। फिर भी वह चोरी छिपे काकी अनुराधा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं छोटे मित्र, लेकिन हमें इस यात्रा में श्रीमान जुबिन से मिलना ही है और जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम नहीं जाएंगे, घूंघट के पीछे की महिला ने कहा। यहाँ श्रीमान जुबिन से मिलने के लिए रुकना आपकी इच्छा है, लेकिन आप चाहे जितना भी इंतजार करें, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। श्रीमान जुबिन के स्वभाव को जानने पर आप जितना अधिक इंतजार करेंगे, वह उतना ही आपसे बचने की कोशिश करेंगे, आकाश ने कहा। घूंघट वाली महिला क्षण भर के लिए हिचकिचाई। उसने श्रीमान जुबिन को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह उनके तरीकों से कुछ हद तक अवगत थी, जानती थी कि युवा लड़के की बात सच होने की संभावना है। अगर श्रीमान जुबिन उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो वे हड्डियां बनकर इंतजार कर सकते थे और फिर भी कभी नहीं मिल पाते। उसे डगमगाते हुए देखकर आकाश ने आगे कहा, पथ साधना में हर चीज भाग्य पर निर्भर करती है। अगर श्रीमान जुबिन आपसे मिलना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि सही समय नहीं आया है। अगर समय नहीं आया है, तो आप चाहे कितनी भी दृढ़ता से इंतजार करें, यह आपकी इच्छाओं के विपरीत होगा। महिला पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, तो हमें सज्जन से मिलने का भाग्य कब मिलेगा? यह श्रीमान जुबिन के मूड पर निर्भर करता है, आकाश ने जवाब दिया। आपको एक ऐसा दिन चुनना चाहिए जब मौसम अच्छा हो उनसे मिलने के लिए। लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, बस प्रवेश द्वार पर उचित अभिवादन करें। अगर दरवाजा खुलता है, तो इसका मतलब है कि श्रीमान जुबिन आपसे मिलने को तैयार है। लेकिन अगर दरवाजा कसकर बंद रहता है, तो भाग्य का क्षण नहीं आया है और श्रीमान जुबिन आपसे मिलना नहीं चाहते। तब आप अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं। महिला अभी भी हिचकिचा रही थी। मालकिन ने हमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि छोटे मालिक और छोटी मालकिन श्रीमान जुबिन से मिले। अगर हम अब चले जाते हैं, 10 या 8 साल तक इंतजार करने, साधना की उपेक्षा करने, बिना सोए या आराम किए अपनी रक्त ऊर्जा को बर्बाद करने का क्या मतलब है? अगर आप अंततः श्रीमान जुबिन से मिलते भी हैं और उन्हें अपना गुरु बनाते हैं, अगर आपकी नींव खराब हो जाती है और आप महान पथ की एक झलक भी नहीं देख पाते, तो यह सब किस काम का? आकाश ने पलटवार किया। महिला ने सिर हिलाया और फिर माथे पर बल डाला। हमने कभी नहीं कहा कि हम श्रीमान जुबिन को अपना गुरु बनाना चाहते हैं। आपको यह कैसे पता चला?
आप ज्ञान की उम्र के 2 बच्चों के साथ सज्जन से मिलने आए हैं, अगर मेंटरशिप की तलाश में नहीं तो और क्या हो सकता है। आकाश ने मन ही मन सोचा, अगर यह सिर्फ एक पुराने दोस्त से साधारण मुलाकात होती तो वे 7 दिनों तक बिना हिले डुले नहीं रुकते। फिर भी बाहर से आकाश ने एक अनिश्चित रवैया बनाए रखा और आगे कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा, सब कुछ श्रीमान जुबिन की उम्मीदों के भीतर है। आपको वापस जाना चाहिए, और जब श्रीमान जुबिन आपसे मिलने के लिए तैयार होंगे तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा करेंगे। बात खत्म करने के बाद आकाश को लगा कि समय लगभग सही है और उसने खाने का डिब्बा खोला, जिससे सुगंध बाहर निकलने लगी। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? उसने पेशकश की। लड़की तो ठीक से संभाल रही थी, लेकिन लड़का तुरंत अस्थिर दिखने लगा, खुद को संयमित करने का नाटक कर रहा था पर खाने के डिब्बे में झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। उपवास गोलियों का स्वाद सुखद नहीं था और उन्हें अत्यधिक खाने से असुविधा हो सकती थी। यह तो कहने की बात ही नहीं है कि वे स्वाद और सुगंध में आकाश के खाने के डिब्बे में रखे पेय, मांस और नाश्ते के पकवान से तुलना नहीं कर सकते थे। छोटे मालिक और छोटी मालकिन को कागज से भी ज्यादा पीला, होंठों पर रंगहीनता देखकर घूंघट वाली महिला का दिल पिघल गया। उसे याद आया कि दोनों बच्चों को आराम से पाला गया था और उन्होंने कभी ऐसी भूख और थकावट का अनुभव नहीं किया था। वह उन्हें इस तरह पीड़ित होते नहीं देख सकती थी। बच्चों को बड़ा होते हुए देखकर वह जानती थी कि अगर वे श्रीमान जुबिन के शिष्य बनने में विफल रहते हैं और मालकिन के आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो वह खुद मालकिन से सजा स्वीकार करने को तैयार थी, बजाय इसके कि छोटे मालिक और छोटी मालकिन को कठिनाई सहनी पड़े। इसके अलावा युवा लड़का सही कह रहा था, अगर वे बिना आराम किए रोज उपवास गोलियां खाते रहे और पहाड़ के बदलते तापमान से उनके बुनियादी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा, जिससे उनकी भविष्य की साधना प्रभावित हुई, तो यह अपूरणीय होगा। तो मैं छोटे मित्र का धन्यवाद करती हूँ, महिला ने आकाश से कहा। फिर दोनों बच्चों की ओर मुड़ी और बोली, छोटे मालिक और छोटी मालकिन, आप लोगों को पहले कुछ खाना चाहिए। चूंकि श्रीमान जुबिन हमसे मिलने को तैयार नहीं है तो यह सही समय नहीं होगा। हम किसी और दिन उनसे मिलने आएंगे। दोनों बच्चों ने भी आकाश को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने खाने के डिब्बे से नूडल्स और विभिन्न नाश्ते के पकवान निकाले और खाने लगे। अपनी भूख के बावजूद उन्होंने गरिमापूर्ण तरीके से एक एक निवाला औजार से खाया। स्पष्ट रूप से वे कुलीन परिवारों के अच्छी तरह से पाले गए बच्चे थे। लड़के ने मसालेदार पनीर का एक टुकड़ा चखा और शुरुआत में इसका स्वाद थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसने चबाया, स्वाद फैल गया और वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, यह किस तरह का मांस है? राक्षस पशु का मांस। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। राक्षस पशु का मांस खाया जा सकता है? आकाश ने उस पर आंखें घुमाई। क्या तुम इसे अब नहीं खा रहे हो? लेकिन क्या यह नहीं कहा जाता कि राक्षस पशु का मांस खाने से आपकी रक्त ऊर्जा खराब हो सकती है और आप अपनी इंद्रियां खो सकते हैं? यह जंगली गाय राक्षस से है, यह पौधे खाती है और साधक की रक्त ऊर्जा को खराब नहीं करेगी। वे राक्षस पशु जो मांस और लोग खाते हैं, उनका मांस नहीं खाना चाहिए। आकाश का हाव भाव ऐसा था जैसे वह ऐसी हैरत से परिचित हो। लड़के ने अपने हाथ में रखे मांस को थोड़ा डर के साथ देखा, लेकिन आकाश द्वारा नीचा दिखाए जाने की इच्छा न रखते हुए उसने कुछ और निवाले खाए। फिर उसे एहसास हुआ कि वह जितना ज्यादा खा रहा था उतना ही स्वादिष्ट होता जा रहा था, और इससे पहले कि उसे पता चलता वह रुक नहीं पाया। इस बीच लड़की ने आकाश के खाने के डिब्बे में रखी मिठाइयों को देखा। ये मिठाइयाँ मेरी माँ ने इन्हें खुद बनाया है। ये स्वादिष्ट है, आकाश ने गर्व से कहा। आपकी माँ? क्या वह आपके लिए मिठाइयाँ बनाती है? सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, बल्कि बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन। आकाश ने सिर हिलाया। युवती की ठंडी आंखों में ईर्ष्या का एक संकेत दिखाई दिया, इससे पहले कि उसने प्लेट से एक मिठाई उठाई और एक हल्का सा निवाला लिया। कुरकुरा और सुखद मीठा। छोटी लड़की ने अपनी पलकें नीचे कर ली, अपनी आंखें छिपा ली और अपने विचारों को छिपा लिया। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए उसने तारीफ की, यह बहुत स्वादिष्ट है। उसकी आवाज साफ और मधुर थी, मानो स्वर्गीय वाद्य यंत्र बजाने वाले दिव्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न ध्वनियां इससे ज्यादा उत्कृष्ट नहीं हो सकती। आकाश भी बहुत खुश हुआ और अपनी आंखें सनकरी करते हुए मुस्कुराया। मेरी माँ जो खाना बनाती है वह सबसे अच्छा होता है। अपना भोजन समाप्त करने के बाद जाने से ठीक पहले काकी अनुराधा ने एक चमकता हुआ जेड लॉकेट निकाला और उसे आकाश को दिया। यह उत्तम गुणवत्ता का एक स्पष्ट हृदय लॉकेट है। इसे पहनने से साधना के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। यह बहुत कीमती नहीं है, लेकिन कृपया इसे हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। हालांकि काकी अनुराधा ने कहा कि यह बहुत मूल्यवान नहीं था, इस पर टिमटिमाती रोशनी ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यह साधारण नहीं था, और आकाश जैसे एक खुले साधक के लिए यह और भी ज्यादा कीमती लग रहा था। आकाश कुछ हद तक ललचाया, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
वे उसके साथ इतनी विनम्रता से केवल श्रीमान जुबिन के कारण व्यवहार कर रहे थे, उस संबंध के बिना, उनकी स्थिति में असमानता को देखते हुए, वे शायद उससे एक शब्द भी नहीं बोलते। चूंकि वह श्रीमान जुबिन के साथ चक्र सीख रहा था, वह पहले से ही श्रीमान जुबिन का ऋणी था और श्रीमान जुबिन के नाम पर व्यक्तिगत लाभ नहीं उठा सकता था। आकाश ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, लेकिन काकी अनुराधा ने देने पर जोर दिया, इसलिए आकाश ने कहा, अगर आप वास्तव में कुछ देना चाहते हैं तो बस भोजन के लिए कुछ पैसे दे दे, 5 आध्यात्मिक पत्थर काफी होंगे। काकी अनुराधा क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गईं, मानो उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुरोध नहीं सुना हो। फिर भी उन्होंने एक संग्रह थैला निकाला जिसके अंदर 40 या 50 आध्यात्मिक पत्थर थे। आकाश ने केवल 5 लिए और थैला काकी अनुराधा को लौटा दिया। काकी अनुराधा के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और अपना संग्रह थैला टांग कर खुद ही पहाड़ से नीचे उतर गया। काकी अनुराधा ने आकाश को हैरानी से देखा और जैसे ही वह दूरी में गायब होने वाला था, छोटी लड़की ने अचानक कहा, उसकी आवाज साफ और मधुर थी, आपका नाम क्या है? हालांकि आवाज धीमी थी, फिर भी आकाश ने उसे सुना। आकाश पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आकाश है। उस क्षण सूर्यास्त एक स्याही के छींटे जैसा था, जिसने पहाड़ के दृश्यों को एक पेंटिंग में बदल दिया। सूर्यास्त के शानदार रंगों के साथ पहाड़ों के बीच खड़ा आकाश ऐसा लग रहा था मानो वह एक शानदार टेपेस्ट्री के भीतर स्थित हो। नाम आकाश शाम के रंगीन बादलों के साथ उसके चेतना सागर में बस गया। उसके बाद वे तीनों रोज सुबह श्रीमान जुबिन से मिलने आते, उनके दरवाजे के बाहर से दूर से ही अपना सम्मान व्यक्त करते और आधा कप चाय खत्म होने में लगने वाले समय तक इंतजार करते। अगर दरवाजा अभी भी कसकर बंद रहता तो वे पहाड़ से नीचे उतर जाते। आकाश वास्तव में उन्हें बताना चाहता था कि श्रीमान जुबिन दोपहर तक सोना पसंद करते हैं। आप लोग गलत समय पर मिलने आ रहे हैं। हालांकि आगे सोचने पर ऐसा लगा कि कम से कम अभी के लिए श्रीमान जुबिन उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। वे जल्दी आ सकते थे और श्रीमान जुबिन को नहीं देख पाते, देर से आते और फिर भी उन्हें नहीं देख पाते। चूंकि उनका मिलना भाग्य में नहीं था, चाहे वे किसी भी समय आते, उनके आने का समय शायद ही कोई मायने रखता था। पहाड़ पर उनकी सुबह की यात्राएं उन्हें भोर की चमक में नहाए पहाड़ के रंग देखने की अनुमति देती थी, इसलिए यह पूरी तरह से नुकसान नहीं था। आकाश कभी कभार उनसे पहाड़ पर चढ़ते समय टकरा जाता था। अगर उसके पास समय होता तो वह उनका अभिवादन करता और सामान्य बातचीत में शामिल होता। हालांकि वे दोनों कुलीन परिवारों के वंशज थे और कुछ हद तक घमंडी दिखते थे, वे बात करने में काफी आसान थे। उनके साथ अपनी फालतू बातों में आकाश को पता चला कि उनका उपनाम श्वेत था। वे दोनों आकाश से बड़े थे। सुंदर लड़के का नाम श्वेत केतु था और लड़की एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह नाजुक श्वेता नाम की थी। वे दोनों भाई बहन थे जो दूर से आए थे अपने परिवार के बड़ों के आदेश पर श्रीमान जुबिन को सम्मान देने और चक्रों के बारे में जानने के लिए। श्वेत केतु बातूनी था, श्वेता कम। भाई बहन एक दूसरे से कुछ हद तक मिलते जुलते थे, लेकिन श्वेता स्पष्ट रूप से अधिक सुंदर थी और उसकी सुंदरता लगभग अत्यधिक थी। दूर से आकाश ने सोचा कि वह केवल नाजुक और उत्कृष्ट थी, लेकिन करीब से कोई भी उसके चीनी मिट्टी के जैसी विशेषताओं को उसकी कम उम्र के बावजूद लुभावनी रूप से सुंदर और दोषरहित पाता। क्या यह वास्तव में एक इंसान का चेहरा हो सकता है? आकाश चकित था। आम कहावतें नुवा द्वारा इंसानों को मिट्टी से बनाने की बात बताती थी। स्पष्ट रूप से कुछ मिट्टी से बने थे, लेकिन अन्य, जैसे श्वेता, उसके सामने स्पष्ट रूप से नहीं थे। जब नुवा ने उसे बनाया तो उसने शायद चंद्रमा और बर्फ की भव्यता का उपयोग किया, जेठ की हड्डियों और बर्फ के रंग का निर्माण किया। आकाश ने श्वेता पर एक और नजर डाली और चुपचाप खुद से सोचा, वे कहते हैं कि एक सुंदरता परेशानी का कारण बन सकती है। माता नुवा एक व्यक्ति नहीं बना रही थी, वह विपत्ति बना रही थी। श्वेत भाई बहनों का पीछा करने वाली घूंघट से ढकी महिला को काकी अनुराधा कहा जाता था, जिसे शायद परिवार द्वारा उनकी यात्रा पर उनकी सुरक्षा के लिए भेजा गया था। आकाश काकी अनुराधा के क्षेत्र के बारे में अनिश्चित था, लेकिन निश्चित था कि उनकी साधना कम नहीं थी, क्योंकि उनमें एक सूक्ष्म दमनकारी आभा थी जिसे उसने पहले कभी अन्य साधकों में महसूस नहीं किया था। सबसे ऊंचे क्षेत्र के साधक को आकाश ने पहले सिद्धेश्वर पीठ के पुराने पीठ प्रमुख के रूप में देखा था, जो प्राण शुद्धि क्षेत्र के मध्य चरण में थे। हालांकि पीठ प्रमुख के मिलनसार स्वभाव और उम्र के साथ कम हुई आध्यात्मिक शक्ति के कारण दमनकारी भावना काकी अनुराधा जितनी मजबूत नहीं थी। कम से कम यह नींव स्थापना चरण की साधना होनी चाहिए। आकाश ने चुपचाप अनुमान लगाया। अंगरक्षक के रूप में नींव स्थापना चरण के साधक का होना भाई बहनों की असाधारण स्थिति को इंगित करता था। श्वेत परिवार शायद लक्ष्य राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित महान वंश था। इस तरह के महान वंश की बारीकियों के बारे में आकाश ने बहुत चतुराई से पूछताछ नहीं की। कुलीन परिवार और वंश उससे बहुत दूर थे।
एक खुले साधक के लिए नींव स्थापना साधक बनने के लिए आगे बढ़ना असाधारण रूप से कठिन था, और नींव स्थापना चरण में एक साधक मामूली सिद्धेश्वर पीठ नगर में एक प्रतिष्ठित स्थिति का दावा कर सकता था। अपने जीवन काल में उसकी साधना शायद किसी और के अंग रक्षक की साधना से भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। आकाश को अपना प्रारंभिक संकल्प याद आया, चक्रों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करना, एक शीर्ष स्तरीय चक्र गुरु बनने की आकांक्षा रखना ताकि वह एक दिन पथ साधना की दुनिया में एक पैर जमा सके। श्रीमान जुबिन ने भाई बहनों के रोज सुबह आने पर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा लगता है कि इस मामले को डिफॉल्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी उन्होंने उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। फिर भी ऐसा लगा कि श्रीमान जुबिन भी आराम कर चुके थे और उनकी दैनिक दिनचर्या सामान्य हो गई थी। वह अभी भी दोपहर में उठते थे, फिर अपनी शराब के साथ पनीर या अपनी चाय के साथ मिठाइयों के साथ आंगन में बैठते थे, पहाड़ी दृश्य को घूरते थे, विचारों में खोए रहते थे। आकाश ने चक्र कला, चक्र आरेखन, ध्यान, फिर से चक्र आरेखन सीखना जारी रखा और जब भी उसे संदेह होता वह श्रीमान जुबिन से सलाह लेता। एक दिन श्रीमान जुबिन ने अचानक आकाश को त्रिमूर्ति चक्र नामक एक चक्र आरेख खींचने के लिए कहा। इस चक्र में 6 चक्र पैटर्न शामिल थे। आकाश की वर्तमान दिव्य चेतना के साथ इसे पूरा करना असंभव था और इसकी संरचना भी बहुत अजीब लग रही थी, जो उससे पहले मिले पंचतत्व चक्र से अलग थी। श्रीमान जुबिन ने आकाश को केवल एक दिन का समय दिया। अगले दिन वह देखना चाहते थे कि आकाश कितना चक्र खींच सकता है, भले ही वह कितना भी हो। समर्पित होकर आकाश ने पूरे दिन त्रिमूर्ति चक्र के चक्र आरेख का अध्ययन किया और इसे कई बार खींचने का प्रयास किया। शाम को वह वापस गया और रात भर अपने चेतना सागर में बचे हुए पत्थर के शिलालेख पर अभ्यास किया। अगले दिन श्रीमान जुबिन के सामने वह चक्र को एक असंबद्ध और जबरदस्ती तरीके से खींचने में कामयाब रहा। हालांकि अपर्याप्त दिव्य चेतना के कारण उसके द्वारा खींचे गए कुछ चक्र पैटर्न अप्रभावी थे। श्रीमान जुबिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आकाश की थकी हुई अभिव्यक्ति और कुछ हद तक पीला रंग देखकर वह समझ गए कि यह दिव्य चेतना के अति प्रयोग का परिणाम था। इसलिए उन्होंने एक अगरबत्ती जलाई। हल्का धुआं ऊपर की ओर घुमावदार हुआ, जिसमें एक कुरकुरी सुगंध थी जो इंद्रियों को ताजा कर रही थी। श्रीमान जुबिन ने कहा, यह शांति धूप है। यह दिव्य चेतना को पोषण देती है। अगरबत्ती जलने तक यही ध्यान करो, फिर वापस जाओ और जल्दी आराम करो। आज और कोई चक्र मत खींचना। धन्यवाद सज्जन। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद आकाश ध्यान करने के लिए बैठ गया और वास्तव में पाया कि उसकी दिव्य चेतना अधिक तेजी से ठीक हो रही है। लगभग 2 कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद शांति धूप जल गई और आकाश ने सम्मानपूर्वक विदा ली। आकाश के जाने के बाद श्रीमान जुबिन ने आकाश द्वारा खींचे गए त्रिमूर्ति चक्र को देखा, विचार में माथे पर बल डालते हुए, और लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। वृद्ध कुई कमरे में प्रवेश किया और यह देखकर पूछा, क्या चित्रकला अच्छी नहीं थी? श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया। यह अच्छा या बुरा होने के बारे में नहीं है। अपर्याप्त दिव्य चेतना और सीमित समय के साथ इस चक्र को अच्छी तरह से खींचा नहीं जा सकता था। अनिवार्य रूप से त्रुटियां होंगी, लेकिन श्रीमान जुबिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह बच्चा आकाश, वह बहुत तेजी से सीखता है। तेजी से सीखने में क्या गलत है? सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि बहुत तेजी से। श्रीमान जुबिन ने त्रिमूर्ति चक्र को खोला और कहा, यह त्रिमूर्ति चक्र पंचतत्व चक्र से पूरी तरह से अलग चक्र केंद्र का उपयोग करता है और चक्र पैटर्न भी असमान है। मैंने उसे कल ही चक्र आरेख दिया था और उसने एक दिन के भीतर इसे लगभग पूरी तरह से सीख लिया है। अगर उसकी दिव्य चेतना की कमी न होती तो वह वास्तव में लड़खड़ाते हुए इस चक्र को खींचने में कामयाब हो सकता था। श्रीमान जुबिन की निगाहें तेज हो गई। सबसे अजीब बात यह है कि एक दिन के समय और आकाश की दिव्य चेतना के साथ वह ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार इसका अभ्यास कर सकता था, लेकिन उसके द्वारा खींचे गए त्रिमूर्ति चक्र को देखकर निष्पादन काफी कुशल है। यह दर्शाता है कि उसने इसका लगभग 10 बार अभ्यास किया है। वृद्ध कुई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उनका लहजा नीचे चला गया। क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि यह बच्चा आकाश आपसे कुछ छिपा रहा है? श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया। मैंने उससे कभी पूछा नहीं, इसलिए छिपाने या न छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कोई और भाग्यशाली अवसर जरूर मिला होगा। वृद्ध कुई ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई। पथ साधना में किसके पास अपने अवसर नहीं होते? क्या आपको भी अपना हिस्सा नहीं मिला है? इस दुनिया में भाग्यशाली प्राणी जो पैदा होते हैं, वे पहले से ही एक महान अवसर में भाग ले रहे होते हैं। इन शब्दों पर श्रीमान जुबिन विचारों में खो गए। वृद्ध कुई ने कहा, अगर आपको वास्तव में परवाह है तो बस उससे पूछ लो। श्रीमान जुबिन शुरू हो गए, उससे पूछूं? वृद्ध कुई ने अधीरता से कहा, आप जैसे लोग स्पष्ट दिमाग रखने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में आप बस ज्यादा सोचने वाले होते हैं। आप हमेशा मानते हैं कि दूसरे आपकी तरह हैं, रहस्य छिपाते और जमा करते हैं। मैंने इस आकाश बच्चे को देखा है और वह ठीक लगता है।
आपके विपरीत, जो साजिशों से भरा है, चीजों से इतने घुमावदार तरीके से निपट रहा है। श्रीमान जुबिन अपनी कुर्सी पर वापस लेटते हुए शांति से बोले, अगर मैं वास्तव में ऐसा साजिश करने वाला होता तो मैं अपनी वर्तमान दुर्दशा में समाप्त नहीं होता। एक ही तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, लोगों को समूह द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है। आप सोचते हैं कि आप चतुर हैं, चालाक लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं, लेकिन आपका दिल उनके जितना गंदा नहीं है और इसलिए आप स्वाभाविक रूप से मात खा जाते हैं। यह जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, यह आपकी अपनी गलती है, आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। श्रीमान जुबिन कड़वाहट से मुस्कुराए, यह सच है, यही कारण है कि अब मैं केवल तुम्हारे जैसे, जो दिल से रहित है, के साथ रह सकता हूं, ताकि थोड़ी शांति मिल सके। वृद्ध कुई का चेहरा भावहीन रहा और उन्होंने और कुछ नहीं कहा।